हेलो एवरीवन गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि नेफ्रॉन किस तरीके से अपना वर्क करता है, क्या नेफ्रॉन की पोजीशनिंग है, नेफ्रॉन का वर्क क्या होता है। और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से नेफ्रॉन यूरिन का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ समझिएगा, जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक डाला हुआ है पिछले लेक्चर का, पिछले वीडियो का, तो आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। अब दूसरी चीज समझिएगा, तो बेसिकली जो यूरिन का फॉर्मेशन है उसमें आपकी तीन प्रोसेस है। नंबर वन इज योर फिल्ट्रेशन, नंबर सेकंड इज योर रीएब्जॉर्प्शन एंड नंबर थर्ड इज योर सीक्रेशन। तो ये तीन आपकी स्टेप होते हैं, ये तीन आपकी स्टेप्स होते हैं जो कि यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। इनमें से फिल्ट्रेशन वाला पार्ट मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है और जो मैंने अभी आपको बताया उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिल्ट्रेशन से बन सकते हैं वो आप सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब हम लोग बात करेंगे रीएब्जॉर्प्शन की और सीक्रेशन की। अब समझिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्लड यहां से फिल्टर हो रहा है और मैंने आपको यह भी बताया था कि पूरे 24 घंटे में लगभग 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है। तो जिसको मैं बोलूंगा कि 180 लीटर फ्लूइड आपका पूरा यहाँ पे फिल्टर होके अंदर आ गया, ल्यूमेन में आ गया, नेफ्रॉन के अंदर आ गया। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या ये 180 लीटर फ्लूइड आपका बाहर निकलता है? क्या आप यूरिनेशन के टाइम पे 180 लीटर यूरिनेशन करते हो? नहीं, हम हार्डली 1.5 लीटर यूरिनेट करते हैं। हम जो एक्सक्रीट करते हैं वो केवल 1.5 लीटर है, तो बाकी का 178.5 लीटर कहाँ गया? तो वो 178.5 लीटर अभी दो प्रोसेस से होकर जाएगा। एक है हमारा रीएब्जॉर्प्शन और एक है हमारा सीक्रेशन। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो गलती करते हैं वो बहुत ध्यान देने वाली बात है। सीक्रेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जो फ्लूइड है वो यहां से सीक्रेट हो रहा है। आई एम रिपीटिंग अगेन, इस चीज को ध्यान रखेंगे। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब तो क्लियर है, जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ेगा यहाँ पर जो इसकी जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कुछ चैनल्स प्रेजेंट होंगे जिसके बारे में अभी बात करूंगा, वहां से आपका फ्लूइड रीएब्जॉर्ब होता जाएगा। लेकिन सीक्रेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जो फ्लूइड है वो यहां से बाहर निकल जाएगा। अब सीक्रेशन का मतलब क्या है और रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, एक डेफिनेशन फॉर्म में समझिएगा, मैं आप लोगों को नोट कर देता हूं। तो सबसे पहले समझेंगे रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है गाइस? रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका फ्लूइड अभी नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल में है, जो भी आपके सॉल्यूट या वाटर, समझेंगे, आपके सॉल्यूट का मतलब कोई भी सॉल्ट हो सकते हैं, आपका सॉल्यूट और आपका वाटर, आपके सॉल्यूट और आपके वाटर का मूवमेंट होना, आपके सॉल्यूट और आपके वाटर का मूवमेंट होना कहां पर? बैक इनटू द सर्कुलेशन, बैक इनटू सर्कुलेशन। तो मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जो भी फ्लूइड आपका अभी यहां पर है या जो भी सॉल्यूट आपका यहां पर है या वाटर जो आपका यहां पर प्रेजेंट है ल्यूमेन में या नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल के अंदर, वो क्या हो जाए, वो रीएब्जॉर्ब हो जाए। इसका मतलब वापस चला जाए अपने सर्कुलेशन में। अब आप मुझे बताइए कि क्या इस नेफ्रॉन के आसपास सर्कुलेशन है? क्या नेफ्रॉन के आसपास ब्लड वेसल्स हैं? नहीं, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि आपके नेफ्रॉन के आसपास बिछा हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गाइस वैसा रेक्टा। तो ये वही वैसा रेक्टा है। तो जो भी अगर मैं बोलूंगा कि कोई चीज रीएब्जॉर्ब हो रही है तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि रीएब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है? रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वैसा रेक्टा में। रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वैसा रेक्टा में। क्यों? क्योंकि वैसा रेक्टा में आपका ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है। तो क्लियर हुआ? रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि आपके सॉल्यूट या फिर आपके वाटर का मूवमेंट हो रहा है वापस से सर्कुलेशन में, मतलब वापस से वैसा रेक्टा में। इसको हम लोग बोलेंगे रीएब्जॉर्प्शन। एक डेफिनेशन क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट, अब हम लोग सोचेंगे सीक्रेशन क्या होता है ना? अब सीक्रेशन समझ लीजिएगा। सीक्रेशन गाइस रीएब्जॉर्प्शन का बिल्कुल उल्टा है, जस्ट अपोजिट टू रीएब्जॉर्प्शन। कुछ नहीं है इसमें। सीक्रेशन में क्या है कि जो भी आपके सॉल्यूट या फिर वाटर है, जो आपका सॉल्यूट या फिर वाटर है आपके फ्लूइड के अंदर, जो सॉल्यूट या वाटर है वो क्या हो रहा है, अब वो वैसा रेक्टा से कहां आ रहा है? आपके ट्यूब्यूल्स में आ रहा है। दैट्स द पॉइंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सॉल्यूट या फिर वाटर
आप लोगों का क्या कर रहा है कि वो आपके सर्कुलेशन से वापस से ल्यूमेन में आ रहा है। किसकी ल्यूमेन में? नेफ्रॉन के ल्यूमेन में आ रहा है, नेफ्रॉन के ल्यूमेन में आ रहा है। ये आपका सीक्रेशन हुआ। क्लियर हुआ? तो यही चीज समझने की है। सीक्रेशन का मतलब क्या है? आपके सॉल्यूट या फिर आपका वाटर, आपके जो वैसा रेक्टा है, जो मैंने आप लोगों को बताई किस तरीके से नेटवर्क तरीके से फैला रहता है ना। ये जो वैसा रेक्टा है, इस वैसा रेक्टा से वापस से आपके ल्यूमेन में आ जाए, चाहे कोई भी सॉल्यूट हो या फिर कोई वाटर के मॉलिक्यूल्स हो या फिर आपका कोई भी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी अगर आपका इस तरीके से आता है ना, कोई भी चीज, उसको हम लोग सीक्रेशन बोलेंगे। तो बस मैं इसी चीज पर यहाँ पर आपको फोकस कर रहा हूं। सीक्रेशन का मतलब यहां से बाहर निकलना नहीं है। अब आप बोलेंगे सर तो फिर यहां से जो बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? तो गाइस दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, दैट इज स्ट्रिक्टली कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। उसको हम लोग एक्सक्रीशन बोलेंगे, उसको हम लोग सीक्रेशन नहीं बोलेंगे। तो ट्यूबुलर सीक्रेशन मींस the solutes or the water molecules, they are coming inside the tubular nephron lumen, okay, from the vasa recta. तो गाइज ये चीज एक मैं आपको समझाना चाहता था। अब मैं आता हूं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि कौन से पार्ट से क्या आपका रीअब्सॉर्ब हो रहा है, या कौन से पार्ट में कौन सी चीज का सीक्रेशन हो रहा है, कौन से पार्ट में क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है और कौन से पार्ट में क्या आपका सीक्रेट हो रहा है, समझिएगा। अब देखिएगा, ये जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपका नेफ्रॉन दो पार्ट में डिवाइड है, कॉर्टिकल और मेडुला, है ना। जो नेफ्रॉन का लोअर पार्ट रहता है वो मेडुला पोर्शन में रहता है, जो अपर पार्ट रहता है वो आपका कॉर्टेक्स वाले रीजन में रहता है। अब समझिएगा, ये जो पीसीटी वाला पार्ट है ना, ये मैंने आपको पीसीटी बताया था क्योंकि ये पास में है ग्लोमेरुलर के, इसलिए प्रॉक्सिमल वर्ड मैंने यूज किया। इस पीसीटी वाले पार्ट में जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब यहां से जो जो चीजें रीअब्जॉर्ब होकर वैसा रेक्टा में पहुंचेंगी, वो कौन कौन सी हैं? तो सोडियम है, क्लोराइड है, नोट करते जाएंगे अपनी कॉपी में, पोटेशियम, ग्लूकोज, द मोस्ट इंपोर्टेंट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन यहीं से होता है। एमिनो एसिड्स है, आपका यूरिया है, एंड वन मोर इंपोर्टेंट इज HCO3 नेगेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग बोलते हैं बाइकार्बोनेट। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनका रीअब्जॉर्प्शन मेरा कहां से होना है, जिनका रीअब्जॉर्प्शन मेरा पीसीटी से होना है। सेकेंड थिंग, सीक्रेशन यहां किसका होना है? अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। सीक्रेशन यहां पर किसका होना है भाई? पीसीटी में सीक्रेशन किसका होना है? तो नोट करेंगे, आपका H पॉजिटिव का, आपका क्रिएटिनिन का, और आपका ड्रग मॉलिक्यूल्स। ये सारी चीजें हैं जो कि आपके वैसा रेक्टा से यहां इस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ जाती हैं। तो ये दो चीजें क्लियर हुई, पीसीटी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये सारी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वैसा रेक्टा में, और ये सारी चीजें वैसा रेक्टा से आपके ल्यूमेन के अंदर आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट, अब अगला पॉइंट आता है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, अब जब मैं नेफ्रॉन में आगे बढ़ा, मेरा फ्लूइड और आगे बढ़ रहा है। ये सारी चीजें नोट करते जाइए क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं इन सभी चीजों को इरेज कर रहा हूं। अब जब मेरा फ्लूइड आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ने पर मुझे पता चलता है कि ये मेरा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। हेनले वॉज एक्चुअली साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट थे। तो ये मेरा जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहां पर ध्यान रखिएगा, किसी भी सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। डिसेंडिंग लूप से किसी भी सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। यहां से जो एकमात्र चीज, only one thing that is to be reabsorbed is your water molecule, only water molecule, केवल water molecule है जो कि यहां से reabsorb होगा, केवल water molecule है जो कि यहां से reabsorb होगा। फिर थोड़ा सा मैं ascending loop पर जब जाता हूं, तो ascending loop में ध्यान रखेंगे, जो reabsorb होने वाले salt हैं वो कौन कौन से हैं, सारी चीजें एक साथ लिखा दे रहा हूं। सोडियम है, अभी मैं इसको डीप में भी सारी चीजों को बताऊंगा, पोटेशियम है और क्लोराइड। ये तीनों चीजों का रीअब्जॉर्प्शन आपका होना है कहां पर? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पर। और ऊपर जाता हूं मैं, और ऊपर जाता हूं तो फिर मैं पहुंचता हूं ये डीसीटी पर, डिस्टल ट्यूब्यूल पर। और यहां जाने पर मुझे पता चलता है कि यहां से रीअब्जॉर्प्शन किसका होना है? सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट। ये सारी चीजें अभी डीप में बताऊंगा मैं, है ना। तो ये सारी की सारी वो चीजें हैं जिनका रीअब्जॉर्प्शन मेरा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होना है।
लेकिन यहां पर एक और चीज याद रखने की है कि यहां पर अगेन सीक्रेशन होता है, आपके वैसा रेक्टा से सीक्रेशन होगा, और सीक्रेशन किसका होगा? हाइड्रोजन आयन का एंड आपके पोटेशियम का, हाइड्रोजन आयन का और आपके पोटेशियम का। यहां तक क्लियर हुआ? फिर जब मैं लास्ट में बढ़ता हूं, जब मेरा फ्लूइड बिल्कुल कलेक्टिंग डक्ट पे आता है, तो ये आपका लास्ट पॉइंट है। जब मेरा कलेक्टिंग डक्ट पे आता है तो यहां पर सोडियम क्लोराइड और आपका यूरिया, इन तीन चीजों का आपका रीएब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम क्लोराइड और यूरिया, और इसके साथ साथ आपका वाटर मॉलिक्यूल, इसके साथ साथ आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वो सारी चीजें हैं मैंने आपको नेफ्रॉन वाइज बता दी, कौन कौन सी चीजें रीअब्सॉर्ब होंगी और कौन कौन से चीजें हैं जो आपकी सीक्रेट होंगी। क्लियर हुआ यहां तक? अब मैं आपको बताता हूं इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपका रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है। अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पर देखता हूं, है ना, तो उस चीज को समझना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोगों को डायूरेटिक्स के ड्रग्स आपको क्लियर नहीं होंगे, है ना, डायूरेटिक्स के ड्रग्स क्लियर नहीं होंगे। तो वन बाय वन हम लोग चलते हैं। हमारे पास 4 सेगमेंट है। एक हमारे पास पीसीटी है, एक हमारे पास सॉल्ट अगला कहां से रीअब्सॉर्ब हो रहा था, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। एक हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डीसीटी। एक हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है। तो मैं चारों मैकेनिज्म अभी आपको बताने वाला हूं कि कहां से कौन सा आयन एब्जॉर्ब हो रहा है, किस चैनल से एब्जॉर्ब हो रहा है, कहां पर कौन सा चैनल प्रेजेंट होगा। तो इससे आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी जब भी आप लोग डायूरेटिक्स पढ़ेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पीसीटी की। अगर आप डायग्राम देखेंगे नेफ्रॉन का, तो मैं रफली डायग्राम बना देता हूं इस तरीके से। आपका ये पीसीटी वाला पार्ट है ना, ये पीसीटी वाला पार्ट, ये आपका नेफ्रॉन का डायग्राम है तरीके से। ये पार्ट आपका पीसीटी है। गाइस, अगर आप गौर करेंगे इस डायग्राम पर तो आप देखेंगे ये आपका ल्यूमन है अंदर, और ये जो ब्लैक वाली लाइनिंग है ना, ये एक्चुअली अपने आप में एक सेल है जिसको मैं पीटी सेल बोलता हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बच्चे गलती कहां करते हैं। अंदर वाला जो पोर्शन है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ल्यूमन है। ये ट्यूब के अंदर जो पार्ट है ये पूरा ल्यूमन है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है, जो आउटलाइनिंग दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली सेल है। जैसे यहाँ पर ये पीटी सेल हो जाएगी, ये आपकी डीटी सेल हो जाएगी, ये कलेक्टिंग डक्ट की सेल हो जाएगी, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की सेल हो जाएगी। और इसके आसपास पूरा क्या है, वैसा रेक्टा है। अब मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं। अब इसमें पीसीटी की बात कर रहा हूं तो समझिएगा, पीसीटी में जैसे पीसीटी है तो अंदर ल्यूमन है, तो भाई मैंने लिख दिया ल्यूमन। अंदर ल्यूमन है तो मैंने लिख दिया ल्यूमन। ल्यूमन के जस्ट बाउंड्री पर क्या प्रेजेंट है, पीटी सेल। ल्यूमन के जस्ट बाउंड्री पर ये पीटी सेल है। और पीटी सेल से जब मैं बाहर जाता हूं, जब मैं पीटी सेल से बाहर जाता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि यहां पर ये पूरा पार्ट है वैसा रेक्टा का, यहां पर पूरा पार्ट है ये वैसा रेक्टा का। तो ये समझने वाली चीज है। अब समझेंगे कौन सा चैनल कहां प्रेजेंट है, कैसे किसी चीज का ट्रांसपोर्ट होता है। तो पीसीटी पर जो हमारी साइट 1 होती है, यहां पर जो हमारा चैनल प्रेजेंट है वो हमारा सोडियम चैनल। ल्यूमेन और पीटी सेल के जंक्शन पर, ल्यूमेन या पीटी सेल के जंक्शन पर इस तरीके से यहां हमारा प्रेजेंट है कौन सा, सोडियम चैनल। तो ये सोडियम आपका इस तरीके से ट्रांसफर होता है पीटी सेल पर। ल्यूमन से ये सोडियम आपके पीटी सेल में जाएगा। फिर से समझिएगा, ल्यूमन से ये सोडियम पीटी सेल में जाएगा। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद अकेला नहीं जाता, साथ में ये कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को लेके जाता है, साथ में ये को ट्रांसपोर्ट करता है, साथ में ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को लेके जाएगा। दिस इज योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दीज आर योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। और फिर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये आपके यहां से वैसा रेक्टा में आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं। यहां से आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा, और ये जो सोडियम है ये भी आपका आसानी से वैसा रेक्टा के अंदर पहुंच जाएगा। तो गाइस, ये पहली प्रोसेस है, ये पहला चैनल है कि सोडियम आपका ग्लूकोज को लेकर जाता है। याद रहेगा, ये आप लोगों को डायबिटीज में भी एक चैनल पूछा जाता है कि कौन सा चैनल है जो ग्लूकोज को साथ में लेके जाता है ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में। आंसर विल बी सोडियम चैनल। पहला चैनल क्लियर हो। अब मैं आता हूं सेकंड पॉइंट पे। मैं इरेज करता जा रहा हूं लेकिन आप इसको नोट करते जाइएगा। कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये आप लोगों का एक चैनल क्लियर हुआ कि सोडियम ग्लूकोज को लेकर जा रहा है। सेकंड इज, यहां पर पीटी सेल पे ही एक और चैनल प्रेजेंट होता है
जिसको मैं बोलता हूं सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट। क्या बोला मैंने? सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट। इसका काम क्या है चैनल का वो समझिएगा। बेटा गौर करिएगा, मैंने क्या बताया था पहले, चैनल क्लियर हुआ? अब वापस आते हैं। मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि यहां से सभी चीजें फिल्टर होती हैं आपके ल्यूमन के अंदर, सभी चीजें फिल्टर होंगी। तो अगर सभी चीजें फिल्टर होंगी आरबीसी को छोड़ के और प्रोटीन्स को छोड़ के, तो ऑब्वियस ही चीज है कि आपका जो ब्लड में सोडियम बाइकार्बोनेट है वो भी आपका फिल्टर होके अंदर आएगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे ल्यूमन में आ गया NaHCO3, मेरे ल्यूमन में आ गया NaHCO3। जब ये ल्यूमन में आता है तो ये NaCO3 दो पार्ट में टूटता है, Na पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव। समझिएगा, ल्यूमन में आपको सोडियम बाइकार्बोनेट आया, ये सोडियम बाइकार्बोनेट आने के बाद दो पार्ट में आयनाइज हुआ, केमिकल रिएक्शन है Na पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव में। फिर क्या होता है, अब ये HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव आपस में रिएक्ट करेंगे, ये बनाएंगे H2CO3 जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड बोलते हैं केमिस्ट्री में। और इसी H2CO3 पर एक एंजाइम काम करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसी H2CO3 पर एक एंजाइम काम करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसकी प्रेजेंस में बनाता है ये H2O प्लस CO2। सिंपल केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आप बार बार वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं, है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कुल मिलाकर आपका इतने पार्ट में डिवाइड हुआ। दूसरी चीज, अब ये जो H2O प्लस CO2 ये भी ल्यूमन में है, तो ये ल्यूमन से कहां पहुंच जाती है आपके पीटी सेल में। ये सेम H2O और CO2 आपका पीटी सेल में पहुंचेगा, सेम रिएक्शन होगी आपकी, अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की हेल्प प्रेजेंस में, दिस विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड, this will form carbonic acid, and now this carbonic acid will ionize to form two things. Number one is your HCO3 negative, बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर, एक ये HCO3 नेगेटिव बनाता है, एक ये H पॉजिटिव बनाता है। तो ये एक आपका चैनल के रेगुलेशन में काम में आ गया, ये आपके चैनल के रेगुलेशन में काम में आ गया। और ये जो HCO3 नेगेटिव है, ये HCO3 नेगेटिव आपका यहां से वैसा रेक्टा में पहुंच जाता है, ये HCO3 नेगेटिव आपका यहां से वैसा रेक्टा में पहुंच जाता है ना। और ये जो HCO3 नेगेटिव का ट्रांसफर होता है, दिस इज योर सोडियम डिपेंडेंट। ये अकेला नहीं जाता, ये सोडियम पर डिपेंडेंट है। तो जो आपका सोडियम यहां से रिलीज हो रहा था, से ये सोडियम था, ये जो सोडियम यहां से आया, तो ये दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो ये सोडियम HCO3 नेगेटिव को लेके इधर पहुंचता है, तो क्या हो जाएगा ये NaHCO3, है ना। तो सेम वही चीज है, समझिएगा, NaHCO3 जैसे ल्यूमन में आया, वो ल्यूमन में आके वापस से आपके वैसा रेक्टा में पहुंच गया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच गया। पहली चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज, तो ये जो HCO3 नेगेटिव का जो यहां ट्रांसफर हुआ है, ये आपका सोडियम डिपेंडेंट है, सोडियम इंडिपेंडेंट नहीं, दिस इज योर सोडियम डिपेंडेंट। दूसरी चीज समझिएगा, इसी तरीके से सेम मैकेनिज्म मैंने एक बार समझा दिए, ये सेम मैकेनिज्म एक बार फिर से आप लोगों की DCT में आएगी, तो वहां पर मैं दोबारा से नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने यहां समझा दिया है। पर वहां बस ये चीज याद रखना कि ये जो यहां सोडियम डिपेंडेंट हो रहा है, HCO3 नेगेटिव का ट्रांसफर, वहां पर सोडियम इंडिपेंडेंट होगा, वहां पर सोडियम इंडिपेंडेंट होगा। अभी आएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। दूसरी चीज, अब दूसरी चीज ये है, ये जो सोडियम है, मैंने क्या बोला, एक तो ये HCO3 नेगेटिव को लेके वापस जा रहा है वैसा रेक्टा में, दूसरा यही सोडियम आपका क्या करेगा, यही सोडियम आपका क्या करेगा कि ये एक पंप होती है जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। तो इस पंप के थ्रू ये सोडियम आपका वैसा रेक्टा में पहुंच जाता है और यहां से पोटेशियम आपका वापस से अंदर आ जाता है ना। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि सोडियम कभी भी अंदर रुकता नहीं है नॉर्मल प्रोसेसिंग में। आप नॉर्मल प्रोसेसिंग है, यूरिन का जब भी फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में सोडियम आपका अंदर नहीं रुकता, वो सोडियम आपका वैसा रेक्टा में पहुंच जाता है, वो सोडियम आपका वैसा रेक्टा में पहुंच जाता है। क्लियर हुआ। तो ये आपका एक नॉर्मल प्रोसेस, जो नॉर्मल यूरिन का फॉर्मेशन है वहां पर मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक। तो ये एक आपकी कंडीशन बनी। तो ये पूरी प्रोसेस जो हुई, ये PCT की बताई, जो सबसे लेंथी मैकेनिज्म था अभी तक का। फिर से समझेंगे कंक्लूजन के तौर पे। आप तो खैर वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं, रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स बताए हैं, एक तो सोडियम के ग्लूकोज वाला,
सोडियम कैसे ग्लूकोज को लेके जा रहा है। दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो दूसरा जो चैनल है वो चैनल आपको याद रखना है सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट। सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट ये आपके डायरेक्टिक में आएगा, मैं अभी से बता दे रहा हूं, इसको आप लोग याद रखेंगे। यही आपकी साइट नंबर 1 होती है, यही आपकी साइट नंबर 1 होती है, सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट, यही आपकी साइट नंबर 1 है। तो क्लियर हुआ। तो ये आपका पीसीटी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया मैंने। अब हम लोग आते हैं सेकंड वन पे। पीसीटी के बाद फिर मैं आता हूं तो अगला हमारा आता है कौन सा, नेक्स्ट इज योर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देखिए पीसीटी के बाद फिर डिसेंडिंग में क्या सॉल्ट का रिएब्जॉर्प्शन हो रहा था, नहीं हो रहा था सर, वाटर का रिएब्जॉर्प्शन हो रहा था। इसलिए अब मैं जाऊंगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पर। अब मैं जाऊंगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पर। सेम अब देखो ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है तो इस तरफ कहीं वैसा रेक्टा होगी, है ना, इस तरफ वैसा रेक्टा होगी। तो मान के चलता हूं ये मेरी वैसा रेक्टा है, ये मेरा वैसा रेक्टा है, ये मेरा वैसा रेक्टा है, और ये मेरा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में दो चीजें बताई थी ये मैंने पहले से, ये वाला पार्ट मेरा ल्यूमेन वाला पार्ट है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात कर रहा हूं, ये ल्यूमेन है, और ये मेरी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की सेल है। जैसे पीटी सेल होती है, जैसे मैंने बताया था, वैसे डायग्राम उल्टा इसलिए हो गया बेटा ये, क्योंकि यहाँ पे ना आपका वैसा रेक्टा प्रेजेंट है, इसलिए डायग्राम थोड़ा सा आपको अपोजिट लग रहा है। अब समझिएगा यहाँ क्या है, यहाँ पर जो चैनल प्रेजेंट होता है उस चैनल का नाम है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल। चैनल का नाम मैंने क्या बताया, फिर से सुनिए। चैनल का नाम है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल, 2 क्लोराइड चैनल। ये चैनल असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में प्रेजेंट होता है, समझेंगे। ये जो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये लूप ऑफ हेनले की जो सेल है ना, यहाँ पर फिर से एक चैनल प्रेजेंट है। ये पोटेशियम यहाँ से वैसा रेक्टा में पहुंचता है, ये क्लोराइड यहाँ से वैसा रेक्टा में पहुंचता है, तो कुल मिलाकर वैसा रेक्टा में आपका KCl पहुंच जाता है। दूसरी चीज, ये जो सोडियम है, ये सोडियम अगेन सोडियम एटीपेज पंप के थ्रू काम करता है ना। तो यहां पर आपका प्रेजेंट है सोडियम एटीपेज पंप, तो सोडियम आपका आ गया इधर, और पोटेशियम का हो रहा है सीक्रेशन। देखो वैसा रेक्टा से कोई चीज आ रही है तो सीक्रेशन होगा, पहले भी समझा चुका हूं। तो ये पोटेशियम का सीक्रेशन होगा, है ना, तो ये कहाँ पहुंचेगा आपका सेल के अंदर। तो कुल मिलाकर पोटेशियम आपका पहुंच जाता है ल्यूमेन में। तो ये जो पंप है, इस पंप को जरूर याद रखना, इस पंप का नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। बस ये पूरी प्रोसेसिंग हुई है आपकी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। तो चैनल का नाम याद रखेंगे, ये आपकी साइट नंबर 2 है। सारी साइट आपको याद कराते जा रहा हूं। साइट नंबर 2 है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल। इसका यूज कैसे हो रहा है, सोडियम तो आपका सोडियम एटीपेज पंप के थ्रू काम करेगा, बाकी पोटेशियम क्लोराइड है वो आपका वैसा रेक्टा के अंदर आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। 4 में से आपके 2 मैकेनिज्म क्लियर हो गए, है ना। अब मैं आता हूं मैकेनिज्म नंबर 3 पर। अब मैं आता हूं मैकेनिज्म नंबर 3 पर। थर्ड मैकेनिज्म जो है वो है आप लोगों का डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। तो समझेंगे, जैसे यह मान के चलिए ल्यूमन, अब बहुत इजी लग रहा होगा आप लोगों को, ये आपका डीसीटी की सेल हो गई, ये आपकी डीसीटी की सेल है, वो आपकी ल्यूमन है, ये डीसीटी की सेल है, और आपका लास्ट में जाके यहाँ पर ये पूरा वैसा रेक्टा है ना, कुछ नया नहीं है, ये आपका वैसा रेक्टा है, यहाँ पर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो हो रहा है। अब समझिएगा, यहां पर जो चैनल प्रेजेंट होता है उसको मैं साइट नंबर 3 बोलता हूं, और चैनल का नाम ध्यान रखेंगे बेटा, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर। क्या बोला मैंने, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर। वही सेम चीज है सर, सोडियम है, अब बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, सोडियम इधर जाएगा वैसा रेक्टम में, पोटेशियम का सीक्रेशन होगा, अंदर आएगा। तो जल्दी से बताओ कौन सी पंप हो गई है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। बाकी जो क्लोराइड है वो क्लोराइड आपका डायरेक्टली यहाँ पर वैसा रेक्टम में मेम्ब्रेन के थ्रू पहुंच जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर इनमें जो ल्यूमेन और डीसीटी सेल के बीच में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू 2 चीजों का और रीएब्जॉर्प्शन होता है, एक मैग्नीशियम का और एक आपका बेटा कैल्शियम का। इस चीज को थोड़ा सा माइंड करेंगे, रिमाइंड में रखेंगे इसको, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो।
क्लियर हुआ? तो ये आपका पूरा डीसीटी का मैंने मैकेनिज्म बताया, मैंने इस पार्ट का मैकेनिज्म बताया कि यहां पर कौन सा चैनल प्रेजेंट होता है, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर। अब मैं आता हूं लास्ट पार्ट पर। अब जो लास्ट पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लेट डीटी और कलेक्टिंग डक्ट। ये जो पार्ट है ये आपका सीडी में वो डीसीटी है, दिस इज योर लेट डीसीटी एंड दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट। तो इस पूरे को मैंने बोल दिया लेट डीटी और कलेक्टिंग डक्ट। यहां समझेंगे लेट डीटी और कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है, नेफ्रॉन के लास्ट पार्ट में क्या हो रहा है कि अगर ये डीटी सेल है तो अब जल्दी से बताइएगा, अब तो सब आपको समझ में आ रहा है, ये ल्यूमेन है, वो डीटी सेल है, ये ल्यूमेन है, तो यहां क्या प्रेजेंट होगा, यहां प्रेजेंट होगा आपका वैसा रेक्टा, ये आपका वैसा रेक्टा। ये जो साइट है इसको मैं बोलता हूं साइट नंबर 4, इस साइट को बोलता हूं साइट नंबर 4। और यहां पर एक तो आपका भाई वही है सोडियम बाइकार्बोनेट, मैंने बताया था ना, वापस से आएगा, सेम मैकेनिज्म है ना, NaSCO3 यहां पर है, ये Na पॉजिटिव SCO3 नेगेटिव, जो मैंने पीसीटी में पढ़ाया था सेम यहां पर आपको सब कॉन्सेप्ट समझना है। पर इतना ध्यान रखना है कि जो HCO3 नेगेटिव यहां पर जाएगा वो आपका सोडियम इंडिपेंडेंट होता है, उसका सोडियम पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, पूरी तरीके से सोडियम इंडिपेंडेंट रहेगा। सेम पीसीटी वाली मैकेनिज्म रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये मेरी साइट नंबर 4 नहीं है, जो मेरी साइट नंबर 4 है वो बेटा कुछ और है। जो मेरी साइट नंबर 4 है उसको मैं बोलता हूं सोडियम पोटेशियम एंटीपोर्ट। क्या बोला मैंने बोला बेटा सोडियम पोटेशियम एंटीपोर्ट। सोडियम हमेशा कहां जाएगा, सोडियम हमेशा इस तरफ जाएगा, तो सोडियम पोटेशियम एंटीपोर्ट, सोडियम पोटेशियम एंटीपोर्ट। ऑब्वियस सी बात है, पोटेशियम जो है वो आपका सीक्रेशन हो रहा है पोटेशियम का, वैसा रेक्टा से पोटेशियम आया है, सोडियम पोटेशियम एंटीपोर्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो है ना ये कोई एटीपेज पंप नहीं है, मेरी बात समझ लो, आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। हर जगह सोडियम पोटेशियम को मैंने एटीपेज पंप वाला बताया है, यहां पर ये एटीपेज पंप नहीं है। एक्चुअली ये जो चैनल रेगुलेट हो रहा है इसमें कौन हेल्पफुल है, एक हार्मोन जिसको कि मैं बोलता हूं एल्डोस्टेरोन। हियर एल्डोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग दिस पंप। ये एल्डोस्टेरोन आपका जो किडनी होती है ना, किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है, इस एड्रिनल ग्लैंड में ये आपका एल्डोस्टेरोन रिलीज हो रहा है एड्रिनल ग्लैंड से। तो ये एड्रिनल एल्डोस्टेरोन जो है ये आपका इस सोडियम पोटेशियम एंटीपोर्ट को रेगुलेट कर रहा है। तो ये सोडियम बेसिकली आपके वैसा रेक्टा में पहुंच जाता है ना, और ये पोटेशियम आपका इधर से आ जाता है। तो ये आप लोगों को एक लास्ट मैंने बताया लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा अब बिल्कुल लास्ट पार्ट पे आता हूं मैं। जब हम लोग कलेक्टिंग डक्ट पे आते हैं, बिल्कुल लास्ट पोर्शन पे, नेफ्रॉन के जब बिल्कुल लास्ट पे आ जाता हूं, बिल्कुल नेफ्रॉन के लोअर पार्ट पे आता हूं, तो यहां पर क्या होता है कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है कि यहां पर कुछ एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान के चलिए ये आपका ल्यूमेन है, ये आपका सीडी सेल है और ये आपका वैसा रेक्टा है, वैसा रेक्टा। अब तो आपको समझ में आने लगी होंगी चीजें, है ना। तो यहां पर क्या होता है कुछ एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एक्वापोरिन्स, इनको हम लोग बोलते हैं एक्वापोरिन्स। ये एक्वापोरिन्स प्रेजेंट है। एक्चुअली क्या हो रहा है बेटा, इन एक्वापोरिन्स की थ्रू आपका वो वाटर है ना वो रीएब्सॉर्ब होके पहुंच जा रहा है वैसा रेक्टा। इन एक्वापोरिन्स के थ्रू जो वाटर है वो रीएब्सॉर्ब होके पहुंच जा रहा है आपके वैसा रेक्टा में। इतना क्लियर हुआ, एक्वापोरिन्स के थ्रू। अब क्वेश्चन ये है कि सर इन एक्वापोरिन्स को रेगुलेट कौन कर रहा है, इन एक्वापोरिन्स को कौन स्टिमुलेट कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे एक बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो होता है, एक आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो जो पोस्टीरियर पार्ट है, जो इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको मैं बोलता हूं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो कि इसको रेगुलेट करता है। अगर मैं यहां पर एंटी डायूरेटिक हार्मोन को बंद कर दूं, ब्लॉक कर दूं, तो आपका वाटर ज्यादा रहेगा, है ना, आप लोगों का वाटर ज्यादा रहेगा और आपका यूरिन में वाटर का सीक्रेशन ज्यादा होगा। लेकिन एडीएच ने क्या किया, एडीएच ने इसको स्टिमुलेट किया, एक्वापोरिन्स को एक्टिव किया, तो जो भी आपका वाटर यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकलना था, जितना ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो सकता है वो आपका रीअब्जॉर्ब होकर कहां पहुंच जाएगा, वो वैसा रेक्टा में पहुंच जाएगा। तो गाइज ये पूरा मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आपका वर्क करता है। अब लास्ट में जो यूरिन का सिक्रेशन होता है,
लास्ट में जो यूरिन आपका सीक्रेट होगा, ये सारी चीजें रिएब्जॉर्ब हो गई, सीक्रेशन हो गया। अब जो यूरिन का एक्सक्रीशन होता है तो उसमें ध्यान रखने वाली बात है कौन कौन सी चीजें हैं जो यूरिन में एक्सक्रीट होती हैं। तो एक नोट करेंगे, जैसे वाटर का अमाउंट लगभग 96% तक रहता है यूरिन में। इसके अलावा आपका यूरिया का भी अच्छा खासा अमाउंट है। यूरिया जो होती है ये एक्चुअली अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से आपकी रिलीज होती है। यूरिया कहां से बनी है? अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से। कुछ ये लगभग 2% के आसपास रहती है। 96% वाटर, 2% आपका यूरिया। कुछ आपके गाइस इनऑर्गेनिक सॉल्ट रहते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो भी मैं आपको बता रहा था, है ना। आपका बहुत स्मॉल अमाउंट में क्रिएटिनिन प्रेजेंट होगा, इसके अलावा आपका अमोनिया प्रेजेंट होता है आपकी यूरिन में। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एक पिगमेंटेड प्रोडक्ट भी है आपके यूरिन में, जो कि आपके हीमोग्लोबिन का ही टूटा हुआ पार्ट है, बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है, जो कि हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है। और ये वही प्रोडक्ट है बेटा जिसकी वजह से आपके यूरिन का कलर येलो होता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि उस पिगमेंट का नाम बताओ जिसकी वजह से आपके यूरिन का कलर येलो है, या जिसकी वजह से आपका यूरिन का कलर पेल येलो है ना। तो आपके यूरिन का कलर पेल येलो किस वजह से है, उस पिगमेंट का नाम क्या है? तो गाइस नोट करेंगे आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, दैट इज योर यूरोक्रोम। ये आपका ब्लड से डिग्रेडेशन होने से बनता है यूरोक्रोम। So Eurochrome is actually the product that is responsible for pale yellow color of urine। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिख देता हूं, है ना। तो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट का नाम क्या है? यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम इज द प्रोडक्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेल येलो कलर ऑफ यूरिन। तो गाइज दोनों वीडियोस, जो पिछला वीडियो इस वीडियो को मिला के मैंने आप लोगों को यूरिन का फॉर्मेशन या नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी आपको कंप्लीट कर दी है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।